वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो क्लास। आज हम लोग इस सेकेंड वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे बीवीएम फर्स्ट ईयर के सब्सिडी पेपर में आपका आता है सेकेंड फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है हम लोग का माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले देखो, माइक्रो में जो आपका वर्ड है यहाँ पे आई है, और आई का मीनिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एज ए इंडिविजुअल पढ़ेंगे। और जो आपको ए दिख रहा है मैक्रो में, इसका मतलब होगा एग्रीगेट, दैट मीन्स टोटल लेवल्स पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस क्या हुआ, माइक्रो में आई है इंडिविजुअल स्मॉल, मैक्रो एग्रीगेट लार्ज टोटल हम लोग पढ़ेंगे। ये जो माइक्रो और मैक्रो होता है इकोनॉमिक्स, ये टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, जो कि नॉर्वे के फेमस इकोनॉमिक्स थे ऑफ नॉर्वे, जिनका नाम था रैगनर फ्रिस। उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था कि टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें से आपका फर्स्ट है माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो, it is the parts of economics theory which studies the behavior of individual unit। जिसको हम अंडरलाइन करेंगे, आप उसको सही से ध्यान में रखकर काम करेंगे। क्या लिखे हैं, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स का मतलब है कि आप इकोनॉमिक्स में इतने फर्दर पार्ट्स में उसको यूनिट्स में कर दो कि उसको फर्दर फिर उसको यूनिट्स नहीं बनाया जा सकता। इतने स्मॉल पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको फर्दर उसको और उसके पार्ट्स वाइज हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं? तो इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब वैसे पार्ट्स वाइज वो इतना स्मॉल करेंगे जिससे कि फर्दर फिर वो स्मॉल नहीं हो सकता है। माइक्रो, इसमें से क्या आया, इंडिविजुअल आए। ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आपका आया हुआ है। ग्रीक वर्ड में माइक्रोस का MIKROS, माइक्रोस का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आपका स्मॉल। माइक्रोस का क्या मीनिंग होता है आपका? तो इसका मीनिंग होता है आपका स्मॉल। फिर कहता है एक जहाँ पे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब स्मॉल बारे में पढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, दैट मींस हम बार बार बोल रहे हैं ये बात, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब हुआ ए हाउस होल्ड, एक कंपनी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। एक हाउस होल्ड का क्या इनकम है, एक कंपनी का क्या इनकम है, एक कंपनी का क्या कॉस्ट है प्रोडक्ट का, एक कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस क्या है, उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल। माइक्रो वेरिएबल मतलब हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस किस वेरिएबल्स को रीड करते हैं। तो इसमें हम लोग रीड करते हैं प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिमांड को, ये ऑल टू ऑल हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन। इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म, पार्टिकुलर कंपनी, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कि उसके प्रोडक्ट के प्राइसिंग पॉलिसी पे हम लोग काम करते हैं, ना कि ओवरऑल यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बारे में हम लोग रीड करते हैं। तो पहला क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड इज स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिमांड,
सप्लाई एंड प्रोडक्शंस के बारे में, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं। अब इसका यूज क्या क्या है, यूज मतलब किसके यूज की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहाँ यूज होता है। पहला है नेसेसरी टू स्टडी इकोनॉमिक्स एज ए होल। देखिए अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इसमें इंडिविजुअल्स का डेटा कलेक्शन करते हैं, इंडिविजुअल्स का डेटा हम लेते हैं। तो अगर हम लोग माइक्रो को एंड माइक्रो से मैक्रो जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल से अगर हम बिग डेटा का एक्सपेक्टेशन करेंगे, जैसे कि मान लो अगर किसी एक पार्टिकुलर फैमिली को, एक पार्टिकुलर हाउस होल्ड को डेटा लेकर के अगर वो पुअर है तो हम ये बोल देंगे पूरे कंट्री के लोग पुअर है, तो वो भी बोलना गलती है। अगर किसी एक इंडिविजुअल का डेटा लेकर के अगर वो रिच पर्सन है, अगर हम फिर बोल दें कि पूरे कंट्री का लोग यहाँ पे रिच होगा, तो वो भी बोलना गलती है। मतलब ये हुआ कि माइक्रो से मैक्रो का एस्टिमेशन करना, प्रेडिक्शन करना कभी कभी गलत भी हो सकता है और कभी कभी सही भी हो सकता है। इंडिविजुअल डेटा से बिग डेटा का रिजल्ट बताना कभी वो सही भी हो सकता है और कभी वो गलत भी हो सकता है। तो कहता है नेसेसिटी टू स्टडी इकोनॉमी एज ए होल। कहते हैं जो माइक्रो में हम लोग किसी एक इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं और माइक्रो में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको एम्प्लॉयमेंट है, बट ये कहना गलत हो जाएगा कि अगर एक हाउसहोल्ड में एम्प्लॉयमेंट है तो पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा, ये कहना गलत हो जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाते हैं। दूसरा है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है करेंटली में, क्योंकि इसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल्स का डेटा लेते हैं और इंडिविजुअल लेवल्स का डेटा अगर लेंगे, पार्टिकुलर हाउस होल्ड, पार्टिकुलर फॉर्म्स का, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेंगे, तो हमको कंट्री का ये पता चल पाएगा कि कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी के तहत, गवर्नमेंट उस डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट आगे के लिए प्लानिंग कर सकती है। तो सेकंड क्या कहता है, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसमें फाइंड हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इसीलिए फाइंड हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेटा लेंगे और इंडिविजुअल का डेटा लेंगे तो करेक्ट डेटा आएगा। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट को अगर गरीबी को दूर करना है, जैसे कि गवर्नमेंट का डेटा आया है कि 2022 तक इंडिया में गरीबी जो है वो हट जाएगा, मतलब गरीब लोग नहीं रहेंगे, मतलब गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डेटा तो आया, क्या है कितना सही है कितना गलत है ये आने वाला टाइम भी बताएगा, बट वो जो इंफॉर्मेशन दिया है गवर्नमेंट ने वो तो डेटा आया ना, तो डेटा कैसे आया होगा, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू डेटा आया होगा। जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं कि पूरे स्टेट में बिहार का लिटरेसी रेट सबसे पुअर है, सही भी है, लिटरेसी रेट सबसे पुअर है, सबसे नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग अनपढ़ है। केरल में हम लोग बात करते हैं वहां का लिटरेसी रेट हाई सबसे ज्यादा है। तो जब तक हम स्टेट वाइज इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं किए, स्टेट वाइज अगर स्टडी नहीं करते तो क्या हम बोल सकते थे कि बिहार एक लोअर लिटरेसी रेट है और उसका हाई लिटरेसी रेट है, रिच लिटरेसी रेट है केरल का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में, बजट बनाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करंट में इकोनॉमिक में क्या इंडिविजुअल्स का डेटा जब जाता है तो गवर्नमेंट को ये हेल्पफुल होता है आगे के लिए पॉलिसी बनाने में। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है, देखिए गवर्नमेंट के पास में पब्लिक फाइनेंस के थ्रू, गवर्नमेंट के पास में क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस करते हैं। गवर्नमेंट को अगर पैसे की नीड्स होती है अपने काम को पूरा करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्या वो नोट छाप सकती है, न्यू करेंसी छाप सकती है जितना चाहे, तो नहीं, उतना वो नहीं कर सकती है। क्या वो बाहर से लोन ले सकती है, तो वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। क्या गवर्नमेंट पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में ले सकते हैं, उसमें भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है। तो गवर्नमेंट के पास में पब्लिक फाइनेंस के लिए डिफरेंट सोर्स होता है, बट गवर्नमेंट किस सिचुएशन में किससे फाइनेंस का काम करेगी,
किससे लेगी और किससे ना लेगी, कब करेंसी न्यू करेंसी छापती है गवर्नमेंट, कब गवर्नमेंट फॉरेन से लोन लेके काम करती है, कब गवर्नमेंट पब्लिक डिपॉजिट से लेकर के काम फाइनेंस का काम करती है। तो ये इंडिविजुअल लेवल्स के गवर्नमेंट जब भी ये काम करती है तो गवर्नमेंट देखती है कि मेरे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका इनकम क्या है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उनमें कितने परसेंट पुअर है, कितने परसेंट रिच पीपल में, उनका इनकम का सोर्स क्या है, क्या वो किस टाइप का काम कर रहे हैं, क्या वो एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं कि जॉब के थ्रू काम कर रहे हैं या बिजनेस में काम, बिजनेस को लेकर काम कर रहे हैं, किस टाइप का। तो गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में करेंट में, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस में ये आपका है, पब्लिक फाइनेंस इसका एग्जांपल है, उसके तहत गवर्नमेंट काम करके अपना काम चलाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होगा सॉरी, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स जो डिफरेंट टाइप्स का इकोनॉमिक्स होता है, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, जो भी हम लोग बोलते हैं तो ये हेल्प करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में डेटा एनालिसिस करने में, आपका ये हेल्प करता है। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल, माइक्रो का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट, ये इसका माइक्रो का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये इसका यूज हुआ। अब माइक्रो माइक्रो में एक बार शॉर्ट में आप देख लो, जैसे कि मान लो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल्स के बारे में तो माइक्रो और टोटल एग्रीगेट के बारे में तो मैक्रो। अगर वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दैट इज मैक्रो, और कंट्री के बारे में यहाँ पे जानेंगे तो कंट्री किस में आ जाएगा, माइक्रो में। अगर कंट्री मान लो चला गया मैक्रो में तो स्टेट आ जाएगा माइक्रो में, स्टेट आ गया मैक्रो में, उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा माइक्रो में। मतलब अगर हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, जो तीनों में दोनों में जो लार्ज होगा वो मैक्रो में जाएगा और जो स्मॉल होगा वो माइक्रो में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज की हम लोग बात करने वाले हैं अभी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला है स्टडी ऑफ, टॉपिक हेडिंग होगा आपका लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है आप फर्स्ट होगा आपका स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एंड या फिर हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स या मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो वेरिएबल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटे पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन छोटे पार्ट से एक स्मॉल डेटा से, माइक्रो से स्मॉल डेटा से मैक्रो के बारे में एक्सपेक्टेशन करना ये गलत हो जाता है। छोटे वाले डेटा से बड़े वाले डेटा का एक्सपेक्टेशन करना और मान लेना ये गलत हो सकता है। कैसे, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो आपको पता चला कि उस फैमिली का, हाउस होल्ड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो क्या उस एक हाउस होल्ड से हम पूरे कंट्री का ये बोल सकते हैं कि सबका ये बेस्ट होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पूरे कंट्री का वो बेस्ट हो सकता है। कभी वो एक्सपेक्टेशन सही भी हो सकता है, कभी वो एक्सपेक्टेशन गलत भी आपका हो सकता है। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स या मैक्रो वेरिएबल से स्मॉल से बिग डेटा का एक्सपेक्टेशन करना ये आपका गलत हो सकता है। दूसरा है, अब देखो लिमिटेशन में कि इनइक्वालिटी एनालिसिस होता है। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी या नॉट मच एनालिसिस।
देखो, नॉट मच एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, आप इसमें इंडिविजुअल लेवल्स का डेटा लेते हैं, और जब आप इंडिविजुअल लेवल्स का डेटा लेते हैं तो इसमें एनालिसिस जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता एनालिसिस परफेक्ट? बिकॉज कि एक फॉर्म के बारे में प्रोसेस जो है काम करने का, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का तरीका है वो पूरे कंट्री का वो नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट जब भी अगर लेगी, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख करके अपना कोई बजट बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, किसी एक हॉर्स वर्ड को रख के, किसी एक फॉर्म के बारे में रख के, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका इसका लिमिटेशन में कि फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ? पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार मतलब क्या? जिसको जॉब चाहिए था उसको जॉब मिल गया। किसी भी कंट्री में 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। जिस दिन किसी कंट्री में 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा उस दिन इकोनॉमिक्स उस कंट्री का क्रैश कर जाएगा। वो इकोनॉमिक्स के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए सही नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ये प्लानिंग है कि सबको काम मिले, सबको जॉब मिले, 100% एम्प्लॉयमेंट हो। बट जिस दिन ये हुआ उस दिन ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर सबको जॉब मिल गया बट अगर कोई न्यू कंपनी ओपन करना चाह रही है, न्यू ब्रांचेज ओपन हो रहे हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट फिर कहां से होगा? अगर सबको जॉब मिल ही गया तो न्यू इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? क्योंकि जब सबको जॉब मिल गया तो न्यू कंपनी जो ओपन होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, न्यू प्रोजेक्ट लगेगा, उसमें फिर वर्कर कहां से आएगा? तो वर्कर नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? ना वहां पर डिमांड होगा, ना उस प्रोडक्ट का सप्लाई होगा, ना प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी। कुछ दिन पहले रेलवे मिनिस्टर जी बयान आया था, उनका एक आया था कि अगर 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर बेरोजगारी बढ़ रहा है तो वो भी वो सही है कुछ देर के लिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये मान के चलती है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। ये माना हुआ है, एक्सपेक्टेशन है कि इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट को मानना ये गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे होगा इकोनॉमिक क्रैश कर जाएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का में क्या मीनिंग होता है? जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब मिल गया, जो जॉब के लिए कैपेबल था उसको जॉब मिल गया। और जिस दिन 100% एम्प्लॉयमेंट होगा वो इकोनॉमिक्स के लिए सही नहीं हो सकता। कैसे नहीं सही होता? क्यों, लॉजिक हम आपको बताएंगे। चलिए अब आपका है फोर्थ में लिमिटेशन में आपका ये काम करता है लेजिस फैरे कंसेप्ट पे। क्या बोल रहे? लेजिस फैरे कंसेप्ट। अब ये लेजिस फैरे क्या होता है, लेजिस फैरे कंसेप्ट होता है क्या है, उस पे बात करते हैं। लेजिस फैरे कंसेप्ट ये क्या होता है? लेजिस फैरे कंसेप्ट कहता है कि आदमी को जो पसंद हो, जो काम करना चाहे, जिस चीज का बिजनेस करना चाहे उस चीज का वो बिजनेस कर सकता है। लेकिन आप ये बताओ, वो अगर जो चाहे वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन लेजिस फैरे कंसेप्ट को हर एक कंट्री को फॉलो कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ करती है। लेजिस फैरे का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का फॉलो हर एक कंट्री करती है, बट एवरी कंट्री के द्वारा कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ किया जाता है। और वो सर्टेन कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे कि बिहार में आप अल्कोहल में बिजनेस फिलहाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या है ये? लेजिस फैरे कंसेप्ट क्या फॉलो हुआ? लेजिस फैरे कंसेप्ट हुआ, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल का बिजनेस नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस क्या है, लीगल होना चाहिए। और बिहार में अल्कोहल का बिजनेस करना फिलहाल तो इलीगल है। आप बम बनाओगे, गन बनाओगे, बारूद बनाओगे और उसका सेल करोगे, बिजनेस इलीगल है। तो लेजिस फैरे कंसेप्ट कहां से फॉलो हो पाया? लेजिस फैरे कंसेप्ट तो ये कहता है
कि आप जिस चीज का चाहे उस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस चीज का चाहे उस चीज का बिजनेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हर एक कंट्री के द्वारा लेजिस्लेटिव कंसेप्ट को पे काम किया जाता है, बट विद सर्टेन कंडीशन के साथ। इंडिया में बात करो, बिहार के लिए अल्कोहल में बिजनेस करना गलत है, इलीगल है, बट यूपी है पड़ोसी, उसके लिए सही है। झारखंड है, उसके लिए सही है। वेस्ट बंगाल है, उसके लिए सही है, और इसके लिए गलत हो जाता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉलिसी हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कैसा क्या चाह रही है। ये तो आपका लेजिस्लेटिव कंसेप्ट। तो हम लोग क्या क्या अभी अभी तक देखे कि माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई का मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल। माइक्रो, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम लोग देखें, एंड उसका यूज क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर हम लोग क्या देखें लास्ट में, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसमें आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।